नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर। हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर पूरी तरह से मुहर लग गई है, यानी नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 15 साल के हिसाब से प्लान बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की बड़ी बात यह भी है कि हल्द्वानी के गोलापार में हाईकोर्ट शिफ्टिंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यानी कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होगा। साथ ही ऋषिकेश IDPL हाईकोर्ट की नई बेंच की बात भी खत्म कर दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि 80 जज और 7,000 वकीलों के हिसाब से हाईकोर्ट के लिए जगह तय की जाए और इसके लिए जनता से भी सुझाव लिए जाएं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पोर्टल के जरिए इस पर सुझाव जनता से लिया जा सकेगा। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को 7 जून तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नैनीताल में आने वाले सैलानियों को देखते हुए उसका भी जिक्र किया और साफ कहा कि ऐसी जगह तलाशें जो अगले 50 साल के लिए मुफीद हो। अब राज्य सरकार को ऐसी जगह की तलाश है। उस एक्ट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हाईकोर्ट आपको नैनीताल ही के अंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरी डिमांड थी कि HMT जो नैनीताल के अंतर्गत आता है, नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें हाईकोर्ट बनाया जाए। आज भी जो है कि वही बात आगे भी रहेगी और ये इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए माननीय अदालत ने यही बात कही है कि साहब आप जो है कि जमीन की तलाश करें और जब जमीन पूरी हो जाती है उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट शिफ्टिंग के बारे में निर्णय लेंगे। जो जजमेंट में फुल कोर्ट का डिसीजन कोटेड है उसके हिसाब से उन्होंने शिफ्टिंग के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। अब क्योंकि एक उचित जगह मिल नहीं रही थी तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट दैट प्रोसेस, अपने जजमेंट में ये लिखा है कि हम उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द वो शिफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए। देहरादून में भी आज गढ़वाल की सभी बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि ऋषिकेश IDPL हाईकोर्ट के लिए सही जगह होगी। इस मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल CM धामी से मुलाकात करेगा। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेंबर्स का कहना है कि वो हल्द्वानी में भी शिफ्टिंग के विरोध में नहीं थे, पर यह देखना जरूरी है कि जहां भी जगह तय हो वहां व्यवस्थाएं पूरी हो। से मुलाकात करेंगे और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ ले जाने का प्रयास करेंगे कि वो IDPL एक अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहाँ पर कम पैसे में बहुत बड़ी जगह वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर जैसा उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि 7,000 वकीलों के बैठने की जगह होनी चाहिए, 80 जजेस के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, कोर्ट रूम्स होने। हाईकोर्ट की स्थापना के लिए सिर्फ हाईकोर्ट की बिल्डिंग नहीं चाहिए, अधिवक्ताओं के चैम्बर चाहिए, उसके अलावा जजेस के रहने के लिए बंगलो चाहिए, उसके अलावा स्टाफ है, दुनिया भर का स्टाफ है, उनके रेजिडेंस हैं। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह सबसे पहले बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खोले, उसके बाद सुबह 10:29 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जिसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट में आज खोल दिए गए। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। अक्षय तृतीया पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खुले। आम श्रद्धालुओं के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा के दर्शन यहीं पर कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में पहले दिन भक्तों का हुजूम उमड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ ही श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज की ये तस्वीरें। जब आज कपाट खुले, श्रद्धालु जो पहले से ही मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे, उनमें जोश देखते ही बना। ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। वहीं हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। 4 में से 3 धामों के कपाट आज खुल चुके हैं। केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी आज खुल गए। केदारनाथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फूलों से सजावट की गई थी। पूरे मंदिर परिसर की सजावट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पूरी केदार घाटी इस वक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है। आप देखिए ये वो भव्य समय था जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए और अब मंदिर के अंदर जो रावल हैं, जो पुजारी हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मंदिर समिति की और पंच केदार के लोग केदारनाथ मंदिर धाम के अंदर घुस चुके हैं। आज का दिन है और आज उत्तराखंड के 3 धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर हम सबसे पहले बताएं तो केदारनाथ धाम में हम करें तो केदारनाथ धाम के कपाट 7 बजे आम श्रद्धालु हैं उनके लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। केदार घाटी में पारा अभी भी 0 के आसपास है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव। पिछली साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले थे तब 7 से 8 हजार श्रद्धालु पहले दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। चुनौतियों के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों की मंगलमय यात्रा की कामना और सभी से व्यवस्था में सहयोग की अपील कर रहे हैं। बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं और सबके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम से आज पहली पूजा यहाँ पर हो गई है और उसके बाद विधिवत रूप से दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं। पूजा 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया था। हालांकि अभी तो शुरुआत है। हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मौजूद थे। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि सुरक्षित और सरल 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयार है, प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि आज पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार बाबा केदार कराएंगे 400 पाठ। सीएम साहब आगे जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। 400 पार करेंगे बाबा। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। दोपहर 12:25 पर धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मां गंगा के जयकारों और श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच कपाट खोले गए। अगले 6 महीने यहीं पर मां गंगा के दर्शन होंगे। हालांकि भीड़ की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं भी दिखी, यात्री नाराज दिखे, लेकिन माना जा रहा है कि अगले दिन से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगले 6 महीने तक यहीं पर दर्शन हो सकेंगे, पूजन हो सकेगा। मां गंगा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी गंगोत्री धाम में। देखिए भक्तों का उत्साह किस कदर है। यहाँ पर झूमते गाते भक्त नजर आए। अब अगले 6 महीने यानी कि पूरे ग्रीष्म काल में मां गंगा के दर्शन यहीं पे होंगे, पूजन यहीं पर। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से जो लोग हैं
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। आप देख सकते हो किस तरह से थाली, पूजा की जो थाली होती है उसको लेके गेट खुलने का इंतजार कर रहे हो। और एक लाइन यहाँ से बनाई गई है जिसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरह से लाइन लगी हुई है, लंबी कतार है। और पुरोहितों द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लंबा समय हो गया है, श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन नहीं हो पा रहे, तो काफी परेशानी नहीं हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दर्शन के लिए कर रहे हैं, दर्शन के लिए। क्या कहना है आपका? वो सिस्टम नहीं है ना, प्रोसीजर 3 कोर्ट खोल रही है कि क्यों होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। अच्छा, अलग अलग होना चाहिए। यूएपी आज यूएपी नहीं होना चाहिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 4 बजे रहे, 9 बजे से रह रहा है। चलो कपाट खुलने में थोड़ा टाइम अलग है, तो बाद में भी कर सकते हैं क्यों सिस्टम। तो आप देख सकते हो किस तरह से लंबी लाइन लगी हुई है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आज पहला दिन है, कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन कर पाएं और कब अपने घरों से निकल पाएं। और इस समय कह सकते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और अगले 6 माह के लिए जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे। बलवीर कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। पौराणिक परंपरा के मुताबिक अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:29 पर कपाट खोले गए। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यमुना मां की डोली समेश्वर देवता के प्रांगण में जाने के बाद यमुना की उत्सव डोली को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। खरसाली से शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां धाम के कपाट खोले गए। 6 महीने तक देश और विदेश से आने वाले तीर्थ यात्री यहीं पर मां यमुना के दर्शन और पूजन कर सकते हैं। आप सभी से उनका मोबाइल ले लिया जाए, हाथ जोड़ के विनती है, इतनी बार आप सबको बोल दिया गया है। 12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की डोली और रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। आज डोली का पहला पड़ाव पांडुकेश्वर में होगा। वहीं शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश और कुबेर और उद्धव की डोली शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। 12 मई को भगवान बद्रविशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। यहाँ पर भगवान का और जो यात्रा प्रारंभ होने से पहले गणेश पूजन आदि संपन्न हुआ और भगवान बद्रीश्वर की प्रार्थना करते हुए और सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए और भगवान बद्रीश्वर की यात्रा प्रारंभ की गई है। और इससे अवश्य पूरे इस बार अभी कल गरुड़ भी हो गया तो बहुत अच्छा से हो गया। इस साल यात्रा बहुत अच्छा हो जाएगा। नगरी के लिए प्रस्थान किया है और आज अभी जो है राहुल जी और ये जो गद्दी यहाँ से पांडुकेश्वर में जाएगी, जहाँ पे कि उद्धव जी और कुबेर जी की पूजा होती है। और कल प्रातः 11 बजे वहाँ से राहुल जी, उद्धव जी और कुबेर जी की डोली भगवान बद्रीविशाल के लिए प्रस्थान करेगी। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट भी आज खुल गए। शुभ मुहूर्त दोपहर ठीक 12 बजे तुंगनाथ के कपाट खुले। इस साल के लिए खोले गए कपाट तुंगनाथ के पहले दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। आज ही भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता से धाम पहुंची थी और पूरे विधि विधान के साथ ही कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी की गई। अब अगले 6 महीने भगवान तुंगनाथ के दर्शन यहीं पर होंगे। उधम सिंह नगर की परतापुर चौकी की बैरक में शराब पार्टी के मामले में 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया। यहां जसपुर कोतवाली के परतापुर में बाहरी लोगों को बुलाकर पुलिस की बैरक में शराब पार्टी की गई और फिर नशे में लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई। हंगामा किया गया, जिसमें अब एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। सिपाही सचिन कुमार, सिपाही सुभाष चौधरी और निगरानी मुंशी अनिल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा 3 दिन से चौकी नहीं जा रहे संदीप शर्मा को भी सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि सचिन ने बाहरी लोगों को बुलाकर बैरक में पार्टी की थी।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी में चुनाव प्रचार में फिर से जुट गए हैं। आज सीएम धामी गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार पारस नाथ राय के नॉमिनेशन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। उत्तराखंड में 4 धामों की शुरुआत हुई है। सीधे केदारनाथ धाम से गाजीपुर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए जनता ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। भी आज से यात्रा का प्रारंभ हो गया है, तो बड़ा शुभ दिन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जहाँ तीर्थ स्थलों का, हमारे धार्मिक स्थलों का, सनातन का एक पुनर्विकास और नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के काम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें आगे बढ़ी हैं, हमारी संस्कृति का विकास आगे बढ़ा है और आज देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे चुनाव के दौरान अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। मैंने देखा है कि इस चुनाव में आम जनता, सामान्य जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव को अपने हाथ में ले रही है। तो गाजीपुर में भी मुझे पूरा भरोसा है कि गाजीपुर के लोग एक शिक्षक रहे हैं, बहुत सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने काम किया है। जिस तरह वन विभाग में बड़े अफसरों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, उसी तरह के कड़े एक्शन की मांग कृषि विभाग में भी हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि नकली खाद बांटने वाले कृषि विभाग में मुख्यमंत्री को एसआईटी जांच करवानी चाहिए ताकि घपले वाले कृषि विभाग में कार्रवाई हो सके। हरिद्वार में नकली जिंक सल्फेट किसानों को बांटने का काम कृषि विभाग ने किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी से हरिद्वार के किसानों ने इसकी शिकायत की। जांच हो रही है, पर कार्रवाई किस पर होगी? छोटे कर्मचारियों पर या कृषि विभाग के बड़े अफसरों पर? बड़ा सवाल ये है। करोड़ों रुपए के नकली जिंक सल्फेट घोटाले पर कोई कार्रवाई न होने से विपक्ष हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब इस घपले की जांच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल की मांग की है। हरीश रावत के मुताबिक नकली बीज, खाद और कीटनाशक बांटने वाले कृषि विभाग की एसआईटी जांच होनी चाहिए। पानी का घोटाला कर दे रहे हैं इस विभाग में, तो ये उस विभाग की गंभीरता से एक एसआईटी बना करके राज्य सरकार यदि चाहती है तो एसआईटी बना करके जांच करे। यदि श्री धामी धाकड़ हैं तो उनको चाहिए कि वो बागवानी कृषि विभाग में जो है एसआईटी बना करके इन सारे मामलों को उसको रिफर करें और जांच करें। कृषि विभाग में घपले की एसआईटी जांच पर फैसला मुख्यमंत्री को करना है। पर हकीकत ये भी है कि एसआईटी जांच के बावजूद उद्यान घोटाले में कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं है और घोटाले की सीबीआई जांच कब पूरी होगी, ये भी सवाल है। हालांकि घपले, घोटाले और जांच की बात पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कोई भी घपलेबाज बख्शा नहीं जाएगा। अपने सेक्रेटरी को उसकी जांच करने के लिए कहा। धामी सरकार में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी होगा तो उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। ये धामी सरकार का संकल्प। सूक्ष्म अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच की जाए और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि और उद्यान विभाग लगातार विवादों में रहे हैं। दोनों विभागों में करप्शन के आरोप खुलकर लगे हैं, पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होने का ही नतीजा है कि नकली जिंक सल्फेट घोटाले में जांच की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बाढ़, भूस्खलन और एवलांच जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड जल्द ही मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, ताकि आपदा से पहले लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। उत्तराखंड का हर साल किसी न किसी रूप में आपदा से सामना होता है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अब एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने जा रहा है जिससे बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने जैसी घटनाओं के पहले संकेत मिल सके।
ताकि लोगों को समय पर न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश भर में संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग भी की जाएगी। आपदा में बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, ग्लॉफ ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट होता है जो धौलीगंगा में हुआ, फॉरेस्ट फायर है, ये सारी तरह की जो आपदाएं हैं उसमें हम इस तरह की व्यवस्था हो कि उनकी सूचना होने से पहले हमें मिल जाए ताकि हम अलर्ट कर सकें। उसको जो सूचना हमें प्राप्त होने की, वो सूचना को किस तरह से हम प्रसारित करें उसकी व्यवस्था होती है। यानी कि सूचना मिली, उसका डेटा आया, उसकी एनालिसिस हुई, एनालिसिस के बाद वो जो रिफाइंड सूचना है उसका प्रसारण हुआ। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा और 2023 का जोशीमठ भू धसाव जैसी घटनाओं में बचाव का काम करेगा। इन घटनाओं के दौरान अगर मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित होता तो जान माल के भारी नुकसान से बचा जा सकता था। अर्ली वार्निंग एक तरीका हो सकता है, लोगों को पहले बता दें कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, लोगों को पता हो कि बाढ़ से पहले क्या करना है, तो वो सब सावधानियां कर लें तो वो बच पाएंगे। तो मैं एक से ज़्यादा, अगर मैं कोई ये कह रहा है कि मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा हैजार्ड्स के लिए मैं वार्निंग की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मौसम भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसके लिए 3 डॉपलर रडार समेत छोटे बड़े करीब 400 वेदर स्टेशन प्रदेश में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके बादल फटने जैसी घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान नहीं मिल पाता है। इसके लिए केंद्र से उत्तराखंड को एक सुपर कंप्यूटर देने की भी बात हो रही है, जिससे मौसम के आंकड़ों का बारीकी एनालिसिस करके सटीक पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।